ओके, तो क्वांटिटेटिव लिटरेचर रिव्यू में क्या कंसीडर लिटरेचर रिव्यू टू बी कंपोज ऑफ 5 कंपोनेंट। आप पहले इंट्रोडक्शन दें, टॉपिक 1 इंडिपेंडेंट को डिस्कस करें, टॉपिक 2 डिपेंडेंट डिस्कस करें, टॉपिक 3 स्टडी दैट डस बोथ द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ समरी। एक फॉर्मेट आपका यूज होगा अगर आप क्वांटिटेटिव लिटरेचर रिव्यू करने में इंटरेस्टेड हैं। पहले अभी जब भी आप डिस्कस करते हैं अल्टीमेटली ना, आप पहले क्या करते हो कि आपकी डेफिनेशन स्टार्ट देते हो। ये मैंने एक क्लियर लगा रिलेशनशिप भी आ जाएगा। हाँ जी, 3 में रिलेशनशिप होता ही है ना। आप डिफाइन करते हो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फिर बताते हो आईडी किसके द्वारा, फिर बताते हो डीवी क्या क्या है, फिर दोनों का रिलेशनशिप बताते हो, फिर दोनों का रिलेशनशिप पासी है, क्योंकि फलाने भी पासी का, फलाने नेत्री का, फलाने पासी का। उस बेस पर फिर आप सबमिट बताते हो कि उसका मतलब ये नहीं तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है। नाउ वी गोइंग टू पोस्टलेट फलान का फलान पे पासिव इंपैक्ट है, या नेगेटिव इंपैक्ट है, या कौन सा इंपैक्ट है, आप उसको डिस्कस करो। क्लियर? सो एनीथिंग एल्स लिटरेचर में मतलब ये सारी वो टिप्स हैं जो आप जब भी लिखते बैठे इसको स्लाइड को सामने रखने ये चीजें चाहिए, आप उसको नोट रखिए। ये आपको पॉइंट्स है आपको रखते हैं। अब यूज ऑफ थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी आप किसी लिटरेचर में जाए, पेपर में तो थ्योरी मैटर नहीं करती, मैटर करती है लेकिन उसमें थ्योरी पे तो डिस्कस नहीं किया जाता। भाई ये कहता फलां थ्योरी यूज की, फलां थ्योरी यूज की, मतलब कल्चर की, ऑक्सफोर्ड की कल्चर डिमेंशन थ्योरी है, टेक्नोलॉजी सर्विस का मॉडल है टैम, ठीक है, यूटर्न मॉडल है टेक्नोलॉजी के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी है, या लीडरशिप सेम थ्योरी है। ये थ्योरी पूरी दुनिया में यूज है। कोशिश करें कि थीसिस में थ्योरी का जिक्र जरूर हो, पूरा अलग चैप्टर हो थीसिस के ऊपर। वो थ्योरी क्या थी जहां से थी। जैसा मैं हमारी टेक्नोलॉजी सेक्टर मॉडल की थ्योरी तो पढ़ी, वो मॉडल है, थ्योरी नहीं है। थ्योरी तो हमारी आज की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, पीपीपी 1976 1977 1978 में लिखा। फिर उसने बंडोरा उसके सेल्फ एफिकेसी को डिस्कस किया, उसको भी इसमें डाला। तो थ्योरी तो बेसिक वो है। अब मैंने अपने लिटरेचर में थ्योरी लिखी थी कि बेसिक तमाम मॉडल की एक थ्योरी होती है। आप जब भी किसी लिखें तो थ्योरी का जरूर जिक्र करें, उससे ब्यूटी मिलती है, उसमें जरा चीजें अच्छी एक्सप्लेन करने मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है। क्योंकि जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया थ्योरी का वो ज्यादा अच्छा है ना। तो अल्टीमेटली जब थ्योरी डिस्कस होगी तो आपका पेपर जरा अच्छा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। स्ट्रेटजी है ना, मतलब कि लोग यूज नहीं करते पर यूज करें। आज हम वैसे सेल्फ पेपर जितने भी व्यवहार थ्योरी होते हैं, हम सोशल लर्निंग में वो इसकी मैं चाह नहीं सकता ना। अच्छा थीसिस लिखना है तो उसमें थ्योरी मैटर करती है। आप पढ़ेंगे उसके अंदर के कौन सी थ्योरी यूज की है, अगर थ्योरी यूज की डिग आउट करें। अल्टीमेटली कोई ना कोई रिसर्च किसी न किसी थ्योरी से मिल रही होती है। जैसा मैं आपने वो कह रहा था पेजिंग से, तो विचुअलिक थ्योरी, एरिस्टोटल थ्योरी का नाम है, अल्टीमेटली बेस होती है। हमें नहीं पता कि हमने पेपर अच्छा चूज नहीं किया। अच्छे पेपर जो पब्लिश होते हैं बड़े जर्नल में, उनमें थ्योरी जरूर डिस्कस होती है, चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव। ओके, केवल लिटरेचर डिटरमिन व्हाट थ्योरी मे बी यूज्ड टू एग्जामिन सच क्वेश्चन। किस थ्योरी के तहत आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे? क्वांटिटेटिव टेस्ट थ्योरीज बट क्वालिटेटिव जनरेट थ्योरी। ये बात में रखिएगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दोनों। हम कहते क्वालिटेटिव की तो थ्योरी बनती है, हमें तो मॉडल बना के दे दिया। वो अल्लाह के बने मॉडल नहीं, जो तुम थ्योरी दे रहे हो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस होनी चाहिए कि तुम्हारी थ्योरी क्या है। हम क्या करते हैं कि मतलब मैं अपने जमाना जहली बोलूंगा जिसमें सीख रहा था, तो हम कहते हैं चाइल्ड लेवल के ये फैक्टर हैं, हम फैक्टर का कोई बात खत्म करते हैं। हम थ्योरी नहीं देते, कोई कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालते कि ये क्यों है, ये क्यों है। जैसे वो एक्सपेरिमेंट क्लास की वीडियो शेयर की, उसमें क्या था कि वो लोग क्यों करते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड क्यों आता है। हमने माइंड के अंदर हमने ट्यूशन की बातें कर दी है, वो हम तब कर पाएंगे जब हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट होगा। थ्योरी समथिंग एल्स, मॉडल समथिंग एल्स। तमाम लोग क्वालिटेटिव में मॉडल बनाते हैं, थ्योरी नहीं प्रूव कर पाते। मैं क्वालिटेटिव सर्च करूं तो थ्योरी बनती है, वो थ्योरी जो बेस बन जाए उसके लिए बड़ी मेहनत करनी है। मैं कह रहा हूं कि थ्योरी समथिंग एल्स, उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। क्वालिटेटिव सर्च में मॉडल बना दे देंगे, मॉडल हमारे करता नहीं, उसको रिलेट करो थ्योरी के साथ। थ्योरी कोई नहीं, थ्योरी बनाओ उसकी। थ्योरी क्या है, how these are happening, what are the factors that convincing or promoting and influencing on these। तो कौन से लॉजिक सपोर्ट का? हाँ, लॉजिक के साथ। The mixed method study में no theories at all, उसमें थ्योरी होती है नहीं होती, उनका मिक्स चल रहा होता है। लेकिन कहने का मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी में जनरेट, क्वांटिटेटिव में थ्योरी टेस्ट होती है, क्वालिटेटिव में थ्योरी जनरेट होती है।
वेरिएबल इन क्वांटिटेटिव सर्च अल्टीमेटली आपके आईवी डीवीज इन्वॉल्व होते हैं। मैंने इसको एक दफा किया कि लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है आज इतनी वेरिएबल टाइप्स हैं क्या जी, आईवीज, डीवीज, मॉडरेटर, मीडिएटर, एक्सोजीनियस, हेंडोजीनियस, उससे कंफ्यूज कर दिया हुआ। आप एक वेरिएबल टाइप पकड़ के उसी को पकड़ के बैठ। आईवी डीवी बेहतरीन नाम है। कहता वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप दैट इज वेरिएबल। एग्जांपल ऑफ वेरिएबल स्टडी में इंक्लूड एज, जेंडर एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। वेरिएबल may have temporal order or be measurable or observable. Another term of variable is a construct. अक्सर लोग कहते हैं construct और चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट वेरिएबल है और उसके आगे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो होते हैं आइटम्स या कंसेप्ट। पीछे वाले कंसेप्ट इसको भी कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल बोलते हैं। वो आगे आइटम्स होते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। मतलब आपने एक वेरिएबल को 5 क्वेश्चन से मेजर किया ना, 5 क्वेश्चन पूछे तो फिर वेरिएबल की वैल्यू आती है। वो 5 इंडिकेटर हैं, वो पीछे कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट का वेरिएबल बोलते हैं। सर मैनेजमेंट के अंदर जो हमें डिपेंडेंट और प्रेडिक्टर का वो सारे लोग यही कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्सेप्ट यही होने चाहिए। तो यहाँ पे वही है ना, आउटकम और प्रेडिक्टर वगैरह, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का पता सब लोगों को, डिपेंडेंट का भी, इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग। अब लोग कहते हैं इंटरवीनिंग जो होता है ना वो मॉडरेटर होता है, खुदा का वास्ता ऐसा नहीं है। इंटरवीनिंग जो इंटरवीन कर रहा है दो रिलेशन में, घुस गया है, उसके बाद रिलेशनशिप है क्या ही नहीं, मीडिएटिंग वेरिएबल। और मॉडरेटिंग जो कैटलिस्ट के तौर पर रोल प्ले करता है। कंट्रोल वेरिएबल वो दैट आर मेजर्ड एंड स्टैटिस्टिकली कंट्रोल्ड, वो डाल देते हैं उनकी मौजूदगी में रिलेशनशिप क्या होता है। मैं अक्सर अपने वेरिएबल का समझाता हूँ, आई एम हैविंग योर डीवी, तो आप तीन क्या है और या तो कंट्रोल हो सकते, तीनों की मौजूदगी में हमारा रिलेशनशिप क्या है, इनकी मौजूदगी में चेक करना है, तीनों की गैर मौजूदगी में चेक करना है। इन तीनों मौजूदगी में आईवी में कोई मॉडरेटर और मीडिएटर आ जाए तो इसका मतलब कंट्रोल वेरिएबल हुआ है वो जो डाल है। और कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं जो कॉमनली तमाम में पाए जाते हैं, एज, जेंडर, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस, इनका इफेक्ट कंट्रोल कर दिया जाता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल दैट कुड आल्सो अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बट कैन नॉट और विल नॉट बी मेजर्ड, जो स्टडी में नहीं है ना, जिसमें भी शामिल। तो ये बेसिकली था कि आप इन चीजों को डिफाइन कर लें, आपको हेल्प करेंगे। अक्सर लोग कह रहे हैं जल्दी लोगों ने पता मॉडरेटर मीडिएटर में डिफरेंस क्या है। एमएस लेवल में बात कर रहा हूँ, कभी एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ओके। लेकिन चूंकि हम रिसर्च में काफी इंवॉल्व हैं इसलिए हमें पता है ऐसा कुछ नहीं। ओके जी, वो था क्वांटिटेटिव का सारा डिस्कस किया। कहता है हियर द थ्योरी इज साइंटिफिक प्रेडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द सच रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट अबाउट अ सेट ऑफ इंटररेलेटेड वेरिएबल। यही थ्योरी है ना कि थ्योरी क्या है कि जो वेरिएबल उनका आपस में जो रिलेशनशिप का नाम है, एक आईवी है, दो डीवी, एक मीडिएटर, एक मॉडरेटर, जो भी वो उनका आपस में रिलेशनशिप है। कहता व्हेन अ रिसर्चर यूज्ड अ थ्योरी टू प्रेडिक्ट द एंटिसिपेटेड आउटकम ऑफ स्टडी ही हैज क्रिएटेड द हाइपोथेसिस। उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हम जो रिलेशनशिप की बात करते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेसिस। As the subject conduct the study and put forward an explanation for his prediction and study finding and she is presenting his theory, क्योंकि उसको जरूरी होता है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं हाइपोथेसिस कौन से होते हैं, अक्सर पूछोगे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कौन सा होता है, अभी ये कौन सा नॉन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है। तो क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है। हाइपोथेसिस लिखते वक्त आप ये लिखते हो, अभी चेक कीजिएगा। आगे वो आगे आएंगे, वो आगे डिस्कस किए हुए हैं। नहीं मैं वो आने दूं इसमें, ठीक है। जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ना उनका हमें पता होता है ये पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। वेरिएबल ए हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन वेरिएबल बी, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। वेरिएबल ए हैज ए इंपैक्ट ऑन वेरिएबल बी, इसकी डायरेक्शन हमें पता ही नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का वर्ड लेते हैं इसमें वी आर श्योर अबाउट द रिलेशनशिप। जब हम श्योर अबाउट नहीं होते रिलेशनशिप को, हमें श्योर अबाउट रिलेशनशिप बट नॉट श्योर अबाउट देयर सिग्निफिकेंस। हम सिग्निफिकेंस देखने के लिए हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जब हम श्योर भी नहीं हो, सिग्निफिकेंस का भी पता है, हम श्योर का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। हम सिंपल लिखते हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, देयर इज अ इफेक्ट बिटवीन फलाना या फलाना वेरिएबल टू फलाना वेरिएबल। तो वो हमारा नॉन डायरेक्शन होगा जिसमें हमने डायरेक्शन नहीं जिक्र की, पॉजिटिव माइनस का जिक्र नहीं किया है। जिसमें पॉजिटिव माइनस जिक्र कर दिया वो हमारा कौन सा हाइपोथेसिस हो जाएगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के नाम से। वो नहीं, उन्हें जो पॉजिटिव आया नेगेटिव आए वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कैसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसे नहीं लिख रहा होगा कि उसके लिए आपको पहले प्रीवियस स्टडी देखनी है। अगर तो प्रीवियस स्टडी में तमाम की तमाम स्टडी के पास आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप आया तो आप डायरेक्शन देंगे।
अगर 10 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव भी आ गए ना, आप फिर उसको डायरेक्शन खत्म कर दें, फिर नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस लेना होगा। मतलब वो ये चीजें हैं, अक्सर लोगों में देखा था पास लिखा, तुम्हें पता है कि दुनिया में नेगेटिव भी होते हैं, नहीं तो हम क्यों डायरेक्शन दे रहे? क्वेश्चन है ना, व्हाई यू शोइंग इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट दी मेजॉरिटी, तो यही था कि तुम श्योर होकर डिफाइन कर दो, तब तो तुम्हारी बेस पे फिर आने वाले लोगों ने फिर डायरेक्शन हाइपोथेसिस देना शुरू कर दिया। उसकी वजह तुम हो गए, अगर तुम भी गलत हो गए तो बात खत्म। ओके, अब तो 3 किस्म की थ्योरीज होती हैं जब आप थ्योरी पे काम कर रहे होते हैं। माइक्रो, लिमिटेड टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ टाइम, प्लेस एंड नंबर, और हम अमूमन तो एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। मेसो लेवल, लिंक मैक्रो या मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल एक्सप्लेन लार्ज स्केल, फॉर एग्जांपल इंटायर सोसाइटी, पाकिस्तान का छोटे छोटे हम रिसर्च भी होती है, एक यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके हम नाम दे देते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। हम मैक्रो लेवल पे करते हैं। अगर पाकिस्तान लेवल पे काम करें फिर आपकी मैक्रो लेवल, मेरा स्टूडेंट पावर से अभी आया वो पूरे पाकिस्तान शहर में यहाँ डाटा लेके आया, फिर मैं लिखूंगा आई विल फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए पहले नहीं हो रही है। ओके जी, so forms of theory in quantitative research, theory कहते हैं पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं 3 थ्योरियां रह गई थी, एक माइक्रो लेवल की थ्योरी है, एक मेसो लेवल थ्योरी, एक मैक्रो लेवल की है। और जनरली जब हम एमपी टाइप पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी माइक्रो लेवल की थ्योरी या मेसो लेवल की थ्योरी, मैक्रो लेवल नहीं होती। उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, सिटी टू सिटी मूव करना पड़ता है, आपको तमाम पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है इंक्लूड करना पड़ता है। सो थ्योरी क्या हुई कि इंटरनेट, ये हमने क्या दिया था जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं कि थ्योरी इंटेलेक्ट सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट फॉर्म्ड इनटू प्रोपोजिशन दैट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। ये हमने देखा कि किस तरह से चीजें वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं, कौन सा वेरिएबल मीडिएटर है, मॉडरेटर है। तो उसके बाद आती है आपकी हाइपोथेसिस। तो कहता है इसमें क्या है, सेट ऑफ हाइपोथेसिस तीन ज्यादा इंटीग्रेटेड एंड डेमोंस्ट्रेटेड प्रोसेस के आईवी का डीवी पे इम्पैक्ट है, आईवी का मीडिएटर का डीवी पे, या आईवी और डीवी में मॉडरेटर जो है मॉडरेट कर रहा है। कहता सीरीज ऑफ इफ देन स्टेटमेंट्स, अगर ये नहीं तो ये होगा, अल्टीमेट डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो मीडिएटर के थ्रू रिलेशनशिप होगा। देयर इज एक्सप्लेन व्हाई वन वुड एक्सपेक्ट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इन्फ्लुएंस और कॉज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। और विजुअल मॉडल आपके तमाम जब हाइपोथेसिस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट इज द विजुअल मॉडल नेसेसिटी। तो ये तीनों चीजों आपकी बी केयरफुल, मतलब इसको इंक्लूड करने का मकसद है ये है कि हाइपोथेसिस सब कुछ होते हैं, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आप लोगों ने नहीं देनी, नॉन डायरेक्शन देने हैं, और अपना फ्रेमवर्क जरूर बनाना है। तभी हम मॉडल बनाने का जो साथ है उसको चेक करते हैं। तो डिडक्टिव अप्रोच में क्योंकि चीजों को टेस्ट किया जाता है, तो डिडक्टिव अप्रोच चूंकि क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिसर्चर थ्योरी देखता है, ढूंढता है, उसको थ्योरी को निकालता है। जब थ्योरी निकल आती है, क्योंकि इसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, फिर रिसर्चर उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाता है, फिर उसको डिफाइन करता है, उसके क्वेश्चन लेता है जो कि थ्योरी की बिना पे होते हैं, फिर उसके ऊपर डाटा लेके इंस्ट्रूमेंट करके उस थ्योरी को टेस्ट करता है कि आप डिडक्टिव अप्रोच में थ्योरी को टेस्ट करते हो। और अगर हम प्लेसिंग ए थ्योरी इन ए क्वांटिटेटिव स्टडी, जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, भाई कहाँ पे थ्योरी को लिखें, इससे लोगों को ख्याल होता है। अगर तो इंट्रोडक्शन में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में लिखने के क्या फायदे हैं? एज एन अप्रोच ऑफन फाउंड इन जनरल आर्टिकल, इट विल बी फैमिलियर टू रिसर्चर, इट कन्वेज अ डिडक्टिव अप्रोच। आप जब पेपर लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन इंट्रोडक्शन में सिर्फ बेसिक नाम देंगे। जब थीसिस आते हैं तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको लिटरेचर में भी लिखना पड़ता है। इसका क्या है डिसएडवांटेज? इट इज डिफिकल्ट फॉर रीडर टू आइसोलेट एंड सेपरेट थ्योरी बिकॉज़ फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस विद द मेथड। जब आप इंट्रोडक्शन में थ्योरी का डेप्थ लिखना स्टार्ट कर देंगे तो लोग कहेंगे कि यहाँ क्यों लिखी हुई है इसमें, लेकिन बाद लोग ख्याल करते हैं कि थ्योरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर दे ताकि लोगों का पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रिसर्च इस किस्म की है। एब्स्ट्रैक्ट में इसका जिक्र हम बहुत कम करते हैं। In the literature review, theories are found in literature and their inclusion in a literature review is a logical extension or a part of the literature. ये जरूरी होता है। Besides, it's difficult for a reviewer to see the theory isolation from topic being reviewed in the literature. ये हर जगह पे कहते हैं उसकी डिसएडवांटेज पाई जाते हैं कि नेगेटिविटी तो हर जगह पे आ सकती है कि लोग कहते हैं क्यों कर ले, तुम अपना मॉडल करो, तुम थ्योरी क्यों बात करो। बाद लोग कहते हैं थ्योरी कोई नहीं पकड़नी, जो प्रपोज रिलेशनशिप है उनको टेस्ट करो। बात कहते हैं कि थ्योरी के साथ चलो, तो जो जिस पर्सपेक्टिव के साथ है उस पर्सपेक्टिव के साथ उसको लिखना। आफ्टर हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च आप उस थ्योरी को सपोर्ट करते हो या उस थ्योरी को डिसफेवर में चले जाते हो, और इन सेपरेट सेक्शन। वैसे जब थीसिस में लिखें तो मेरे मुताबिक थ्योरी को आप थ्योरी में से 2 रिलेशनशिप ले रहे हैं और थ्योरी को एक अलग चैप्टर जरूर लिखें।
तो व्हाट इज TPV? क्योंकि यू आर बेसिकली राइटिंग ए बुक, और जब भी कोई बंदा पढ़ रहा हो आपका थीसिस, वो कभी भी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ ना जाए, दूसरी चीजों की तरफ ना जाए, बल्कि वो बंदा उसी थीसिस में रहते हुए तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। थीसिस का मतलब क्या होता है कि बंदे ने इतना एक्सप्लोर किया, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन पेपर में हम मजबूर होते हैं बाकी चीजें पढ़ने के लिए, पर थीसिस में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन शामिल हो, तो वहां पे थ्योरी को सिर्फ इलैबोरेट नहीं करना बल्कि डिफाइन डिस्क्राइब करना, उसके ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर लिखे, लिटरेचर रिव्यू के अंदर एक अलग चैप्टर बना दें इसका। ये ज्यादा अच्छा टेक्निक है अपने थीसिस की व्यूएबिलिटी को ज्यादा करने की। मतलब अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट रिसर्च कर रही है, तो उसका हमने पेपर थीसिस ढूंढा है, वो थीसिस मिलने के बाद इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए, तो उसने सारी थ्योरियां 4, 5, 6 थ्योरियां इस्तेमाल की हैं, वो 6 की 6 थ्योरियां उसके अंदर जो उन्होंने डिस्कस की हैं। ओके जी, तो क्वांटिटेटिव थ्योरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, मतलब जब आप उसके अंदर थ्योरेटिकल में आते हैं तो आपने क्या करना होता है, इसमें होता क्या, बेसिकली एग्जामिनिंग डिसिप्लिन स्पेसिफिक लिटरेचर, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप बेसिकली जब सोशल साइंस में या बिजनेस में, क्योंकि हम तमाम बिजनेस के लोग बैठे हैं, हम बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल टाइप कुछ सोशल इशू को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एग्जामिन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड रिलेटेड टॉपिक्स। अल्टीमेटली हम ज्यादातर रिसर्च एग्जिस्टिंग टॉपिक से पकड़ते हैं। लुक फॉर कनेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अल्टीमेटली जब आप लिटरेचर लिखेंगे तो आपने क्या ढूंढना होता है लिटरेचर में कि दोनों का रिलेशनशिप किसकी स्टडी में प्रूव है, किस स्टडी में प्रूव नहीं है। तो सिक्योरिटी ऑफ द थ्योरी सेक्शन, नेम द थ्योरी यू प्लान टू यूज, स्टेट द सेंट्रल हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरी, present information about who has used the theory and its applicability, present an adoption of theory to the variable of your study using if then logic। आप एक टेबल बना लें कि किस किस पेपर में थ्योरी यूज हुई है, कौन कौन सा थ्योरी का रिलेशन यूज हुआ है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ का, ये सारा कुछ लिटरेचर में करेंगे। ये सारा लिटरेचर का हिस्सा है कि मैं ये बता रहा हूं थ्योरी को जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छे थीसिस, अच्छे जर्नल में थ्योरीज होती है, आप थ्योरी के बगैर जाएंगे तो गलत है। अगर आपके रिलेशनशिप में 4 है और चारों रिलेशनशिप किसी न किसी थ्योरी में डिस्कस है, तो सारी थ्योरी डिस्कस करें। लेकिन आपके पास वर्ड, मैं आपको बता रहा हूं वर्ड कैसे आएंगे आपके लिखने के लिए। आई एम शेयरिंग दैट। क्वांटिटेटिव थ्योरी यूज प्रोवाइड ब्रॉड एक्सप्लेनेशन, जो एक थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, प्रोवाइड थ्योरेटिकल लेंस फॉर एग्जामिनिंग ऑफ इशू ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो किस ग्रुप पे थी उसको कैसे मार्जिन किया जाए। द थ्योरी बिकम्स एंड पॉइंट, क्या आप वो कहते हो बात बोले 4 थ्योरी से पॉइंट लिया, सारी थ्योरी पे, फिर हम थ्योरी में जो कुछ हुआ फिर हम वो बोल रहा है, अक्सर कहते हैं तुम्हारा ये क्यों हो रहा है, तो सारा थ्योरी ने कहा, आपके पास लॉजिक आ जाती है, ठीक है ना। सो नो एक्सप्लिसिट थ्योरी, सम क्वालिटेटिव स्टडी बिल्ड फ्रॉम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेनन, तो इसमें कुछ चीज इंप्लीकेशन नहीं होती, तो हम बहुत कम ही वैसे यूज करते हैं। जनरली जितनी भी थ्योरी यूज की जाती है वो टेस्ट हुई होती है, जो टेस्ट नहीं होती उसको हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसकी सपोर्ट ले लेते हैं। तो बार बार है कि क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में थ्योरी बहुत जरूरी है, क्वालिटेटिव में हम जिक्र जरूर करते हैं आखिर पे, और क्वालिटेटिव में आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, उसमें आप ज्यादा वर्ड खुद से और इंटरव्यू के डाटा से लिखने होते हैं, पर क्वांटिटेटिव में ज्यादातर वर्ड आपने थ्योरी से लिखते हैं। क्लियर? ओके, इंडक्टिव में क्या होता है? ओके, तो ये जो क्वालिटेटिव थी इसमें आप ज्यादा डिस्क्राइब करके ज्यादा चीजों को पावर में आते हैं, क्वांटिटेटिव या थ्योरी को फोकस करते हैं। तो इसमें भी वही जो पहले रिसर्चर जनरलाइज करता है, कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ता है, आपको आइडिया होता है कि इस एरिया पे काम नहीं हुआ, फिर वो जनाबे वाला क्वेश्चन बनाता है और मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न देखता है, सोसाइटी में पैटर्न कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और अपने क्वेश्चन की बिना पे थीम निकालता है, डाटा एनालिसिस करता है, कैटेगराइज करता है, फिर उसकी बिना पे क्वेश्चन हाइपोथेसिस बनाता है, फिर वो बताता है कि चीजों को, मतलब ये रिवर्स है ना, मतलब चलेंगे नीचे से ऊपर चलेंगे ना, नीचे से ऊपर चलेगा, लेकिन मकसद है कि जनरल आउटकम क्या होता है कि उसमें मॉडल देना होता है, और मॉडल जाने के लिए कि उसने क्या करना है कि सबसे पहले वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए उसने जनाबे वाला क्या करना है कि ओपन-एंडेड क्वेश्चन सारे करने हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करना है, थीम मर्ज जब हो जाएंगे फिर उसके ऊपर वो देगा। तो इट मीन कि ये प्रोसेस जो है ये आपका एंड आउटकम है, और उसमें फिर बार बार देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी लिटरेचर को डिस्कस नहीं किया, कहीं पे भी लिटरेचर को डिस्कस नहीं किया, उसने सिंपल क्या किया, डेट स्टार्ट कर दिया। पर बार बार क्या मैं क्या कहता हूँ, अगर तो आप एथनोग्राफी है तो फिर लिटरेचर की जरूरत पड़ती है, अगर एथनोग्राफी नहीं तो सिंपल लिटरेचर चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसको जाकर जनरलाइज करेंगे अपनी थ्योरी को एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ। तो क्वालिटेटिव इज अ डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच है ये। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटेटिव के पर्सपेक्टिव हैं, क्वांटिटेटिव में कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव में आप सिंपल थ्योरी की बेस पे चलते हैं, पर क्वालिटेटिव में जब भी करते हैं उसमें पर्सपेक्टिव होते हैं। पर्सपेक्टिव में सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो है
वो आपका है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के ये रिसर्च में हम टोटली फीमेल की जुबान की बात करते हैं, मेल इसमें मार्जिनाइज हो रहे होते हैं। तो एक तो जनरल सर्च, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सर्च बड़ी सीधी हो, लेकिन जब आप किसी ऐसे हॉट टॉपिक इशू को पकड़ लेते हैं, फेमिनिस्ट इन्वॉल्व हो, फिर वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसकी मेल पे एप्लीकेबिलिटी जो है वो नहीं आती। जहाँ पे भी डिस्क्रिपेंसीज या डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं लेंगे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन होता बड़ा क्या है कि जिसमें इनइक्वालिटी की बात आती है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में, तो इसमें क्या होता है, अगर तो एक औरत फीमेल रिसर्च करती है ना, जब फीमेल वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में हो जाती है, वो ज्यादातर बातें फीमेल की सपोर्ट में कर रही होती है। इसका मतलब हो गया इसमें पर्सपेक्टिव है, क्वालिटेटिव है, लेकिन उसको जनरलाइजेबिलिटी तमाम पे नहीं होती। कहने का मकसद ये कि इसमें एक पर्सपेक्टिव फेमिनिस्ट है। अब ये आपका रेशनलाइज्ड डिस्कोर्स है, ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे नहीं कर सकता। नहीं वो बोल नहीं सकता। मेल क्या अक्सर बोलेगा कि फीमेल को ज्यादा मिलनी चाहिए, कौन मेल कहता फीमेल को ज्यादा मिलनी? सर एक लोग कॉन्फ्रेंस में जो पेपर देखे, क्या मतलब जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में ऑनर किलिंग पे था और चीजों पे था, वो और चीज है, वो बिल्कुल ठीक है। वो जो पेपर एक्सपेरिमेंट किया ना, इशू है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वो है जिसमें खतून बात करती है कि हमें राइट्स मिलने चाहिए, और तो जब भी राइट की बात करेंगे हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का सोचेंगे ना, वो फेमिनिस्ट है, वो कहते हैं बंदे की शर्तें मुसल्लत करते हैं, हम उसको दलील इस्लाम भी देने की कोशिश करते हैं, ऐसा है क्रिएटिव ऐसा है हो तो कहने का मसला है। लेकिन वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी होगा, तो उसको जब पढ़ना है तो फिर आप उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, वरना आप खराब होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या बातें होंगी, ये क्या मतलब, इसमें वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। फिर इसके बाद रेशनलाइज्ड डिस्कोर्सेज हैं, इसमें आप लोग जेंडर्स को और लोगों के कल्चर्स को, कम्युनिटी को देखते हुए आप उन पे काम कर रहे होते हैं, उनकी जो सोसाइटी के मसाइल हैं कि किस तरीके से वो जेंडर की बिना पे, ये पाकिस्तान में तो रेशनल नहीं है, लेकिन अभी फिर देखें ना वो रोहिंग्या में शुरू हो गया दोबारा, अकलीत मुसलमान होने की वजह से उनको बड़े ही जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो वो जो सर्च फोकस करेगी वो रेशनलाइज्ड बेस पे होगी। वो परमिशन बेसिस या दूसरे मसले की बेसिस पे आ जाता है, ये भी रेशनलाइज्ड में आ जाएगी। हम इसको कह सकते हैं, इसी जुमले में ले सकते हैं, सुबाहियत पे कराची में वो पठान ने उसको मार दिया, ये उसकी स्पेस में ले सकते हैं, हाँ वो रेस की बिना पे ना। फिर इसके बाद अभी क्रिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिव आता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या है कि आप किस तरीके से रिसर्च को लिखते हो जिसमें इंसानों को एम्पावर करने की बात की जाती है कि ये करो वो करो, क्रिटिक कर रहे होते हैं ना बेसिकली आप रादर टू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इनको इस तरह दो, इनको इस तरह दो, ये कहते हैं, ये कहते हैं, इसमें हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हो चीजों को। उसके बाद आपकी क्यूर थ्योरी है। क्यूर थ्योरी बेसिकली वो तबका जो स्ट्रेस्ड इंसान है, ट्रांसजेंडर की बात कर लेते हैं हम इसमें, या वो क्या फॉरेन कल्चर के अंदर हम लेस्बियन की बात कर लें इसके अंदर, या वो जिस तरह पर्सपेक्टिव, ऐसे वो जो जनरली बिल्ड नहीं थे लेकिन अंदर ही अंदर हमारे ग्रुपिंग हो चुकी हुई है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे जनूबी साउथ पंजाब के लोग हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव अपना एक बनाया हुआ है, जो नॉर्थ पंजाब वाले ने एक अपना पर्सपेक्टिव है, तो वो एक क्यूर थ्योरी टाइप आती है। उन्होंने जिस अंदाज से सोचना है वो और चीज होगी इस पूरे रीजन के बारे में, इन लोगों ने जिस अंदाज से सोचना है उनकी और होगी, वो पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। और डिसेबिलिटी इंक्वायरी बेसिकली फिर वही बात आती है कि ये वो लोग जो डिसेबल हैं, ठीक है ना, जो कुछ करने से कासर है लेकिन कुछ करना चाहते हैं, तो किसी और अंदाज में लिखेंगे। तो कहने का मकसद है कि जब भी क्वालिटेटिव थ्योरी होती है तो आप कहाँ पे हैं, जो क्वालिटेटिव सर्च करना चाहते हैं, इन पांचों में लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो नहीं करते तो फिर उनको बड़ा क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि मेरे अंदर किसी किस्म की बायसनेस इस्तेमाल नहीं है। तो कहने का मकसद तो ये है कि तमाम की तमाम थ्योरियां पर्सपेक्टिव है लोगों का, लेकिन डील करते हैं थ्योरी जनरेशन से। रिसर्चर में आल्सो चूज नॉट टू अप्लाई थ्योरी इन ए क्वालिटेटिव स्टडी। ये जरूरी नहीं है कि थ्योरी अप्लाई की जाए, वो खुद अपना एक डाटा एनालिसिस की बिना पे अपना एक व्यू पॉइंट जो है वो दे सकता है। टिप फॉर यूजिंग थ्योरी इन क्वालिटेटिव स्टडी, फर्स्ट डिसाइड इफ यू विल यूज अ थ्योरी इन योर स्टडी। पहले डिसाइड करना है कि नहीं करना, अगर करनी है, इफ यू डिसाइडेड टू यूज अ थ्योरी, आइडेंटिफाई द थ्योरी दैट विल बी यूज्ड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव एडवोकेसी लेंस। ये क्या होता है कि आपने क्यों यूज करनी है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, आप इसमें क्या नहीं डेवलप, एक थ्योरी पहले से बनी है, आप उस थ्योरी को एडवांस करना चाहते हो, उसमें भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव स्टडी हो सकती है। तो प्लेस द नेगेटिव अबाउट थ्योरी अर्ली इन द रिसर्च प्रपोजल और एट द एंड ऑफ द प्रपोजल, या बिल्कुल शुरू में डिस्कस कर लो या बिल्कुल आखिर में डिस्कस करो, कंपेयर करने के लिए। बात वही आ जाती है कि लिटरेचर रिव्यूज में इन्वॉल्व होता जरूर है, लेकिन आखिर में
So locating theory in qualitative study based on culture theme article है, the theory is placed in the opening passage। अगर तो आप काम कर रहे हो ना कल्चर पे, तो फिर अगर थ्योरी आपके पास कोई है तो कहाँ पे लोगे? ओपनिंग पैसेज पे। स्टडी बेस्ड ऑन इमर्जिंग डिजाइन और क्वालिटेटिव इंक्वायरी, द थ्योरी अपीयर इन द बिगिनिंग एंड इज मॉडिफाइड एज अ स्टडी प्रोग्रेस। अगर आप किसी इमर्जिंग डिजाइन पे कोई नई थ्योरी डेवलप हो रही है तो फिर आप अपने डाटा के साथ साथ लेके चलते हो उसको। Study based on grounded theory or reciprocal relationship, the data determine the theory that is used। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, जब ग्राउंडेड थ्योरी फॉलो करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, आपकी एक मॉडल बन जाता है। जब वो मॉडल बन जाएगा, वो आपकी ये मेरी थ्योरी है जो फलां थ्योरी से रिलेट करती है। अब डिपेंड करता है ना कि ये दो जो चीजें यूज हो रही हैं, इसमें केस स्टडी और मर्जिंग डिजाइन सॉरी एथोग्राफी टाइप है, लेकिन ये किस रूप में होगा? जब आप आखिर पे डेटा कंपेयर कीजिए, जब ग्राउंडेड थ्योरी लगेगी। एथनोग्राफी होगी, लिटरेचर पहले होगा, ग्राउंडेड थ्योरी होगी, लिटरेचर आखिर पे होगा, फिनोमेना होगा, शुरू में लिटरेचर डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि तमाम क्वालिटेटिव रिसर्च में लिटरेचर आखिर पे डिस्कस करना है या शुरू में डिस्कस करना है। ये डिपेंड होगा आप किस किस्म का क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन यूज कर रहे हैं। आज का जो थीम बता रहा हूं मैं कि क्वालिटेटिव यूज करनी चाहिए होगा। ओके जी, सो यहाँ तक क्लियर हो गया थ्योरी और लिटरेचर और पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है राइटिंग स्ट्रेटजीज एंड एथिकल कंसिडरेशन। अल्टीमेटली जब थीसिस लिखते हैं, ये भी एक राइटिंग स्ट्रेटजी में मैटर करता है कि हम लिखते हुए कौन कौन चीजों का एथिकल ख्याल रखें। बाद में फिर हमको डिफेंड करने में प्रॉब्लम आती है। जब हम थीसिस डिफेंड कर रहे होते हैं, वहां पे जवाब नहीं दे पाते। ये कौन से ऐसे वजूहात हैं? कहता है राइटिंग द प्रपोजल, जब प्रपोजल लिखना है, व्हाट आर द मेजर पॉइंट दैट विल बी डिस्कस्ड इन द प्रपोजल, हाउ विल सी मेजर पॉइंट कन्वे या कोहेरेंट स्टडी, व्हाट आर द कोर आर्गुमेंट टू बी एडवांस इन द प्रपोजल। अब ये अक्सर लोग करते हैं कि टॉपिक पेपर पकड़ते हैं कि मैं इस पेपर पे काम करना चाहता हूं, दिस इज माय रिसर्च प्रपोजल। आपने जब इतना देंगे वो प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इवन इंटरनेशनल पीएचडी के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट होते हैं। हम कौन सी थ्योरी यूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे, इसका फायदा क्या होगा, टाइम, मेथोडोलॉजी, रिसर्च इम्प्लीकेशन, कंट्रीब्यूशन। आपने जब भी पीएचडी वालों, एमफिल वालों तो कहेंगे ना फलां थ्योरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेकिन जो पीएचडी वालों को बताना है कि मैं सिर्फ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आपको कोई भी अच्छा प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सो 9 क्वेश्चन वन शुड आस्क व्हेन राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। कौन सी क्वेश्चन हो सकते हैं, जरा वो टिप्स के तौर पर ले लें। नंबर 1, व्हाट डू रीडर नीड टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक? व्हाट डू रीडर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक? व्हाट डू यू प्रपोज टू स्टडी? व्हाट इज द सेटिंग एंड हु आर द पीपल यू विल स्टडी? व्हाट मेथड डू यू प्लान टू यूज टू कलेक्ट डाटा? हाउ विल यू एनालाइज द डाटा? हाउ विल यू वैलिडेट द फाइंडिंग्स? व्हाट एथिकल इश्यूज विल your study present? What do preliminary results show about the practicability and the value of the proposed study? ये 9 क्वेश्चन आपके चाहे एमफिल में है या पीएचडी में है, इट्स माय बिलीव आपको कोई भी बंदा रिजेक्ट नहीं करेगा अगर उसके इंटरेस्ट का टॉपिक है। ये 9 क्वेश्चन के आंसर आपके प्रपोजल में होने चाहिए। ये 5 से 6 एडिशन